हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए सीरीज चला रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर हैं और ये जो क्वेश्चंस कंटेंट दिया गया है ये घटना चक्र की जो पूर्वालोकन की बुक से लिया गया है और इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो अभी तक बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं बिहार में, चाहे वो टीआरई के हों, टीआरई फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 3 का री एग्ज़ाम हो गया, इन सब के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है 6 to 8 हो गया, 9, 10 हो गया या फिर 11, 12 हो गया, इनके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो भी बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कराए जाते हैं बिहार में, सीडीपीओ हो गया या जो भी होते हैं, उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो पुराने हमारे साथी हैं, जो डेली व्यूअर हैं, वो उनको पता होगा, और अगर जो हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर भी करें। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें से कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और स्वराज प्रस्ताव ये कंप्लीट हो चुका था, साइमन कमीशन कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन ये भी कंप्लीट हो चुका था। और असहयोग आंदोलन ये भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब आज जो है हमारे क्वेश्चन हैं आगे के स्टार्ट होंगे, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहला क्वेश्चन होगा, दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से। ठीक है, कहाँ तक? दांडी तक। तो ये यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? 24 दिनों में पूरी हुई थी। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगी, ये 80 नहीं होगा, जो इनके सहयोगी थे 78 सहयोगी थे। ठीक है, 78 सहयोगी के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं? 12 मार्च 1930 से को सत्याग्रह स्टार्ट होता है। 78 अनुयायी थे गांधी जी के। ठीक है, साबरमती के आश्रम से स्टार्ट होता है 78 अनुयायी के साथ में। ये इसका मिसप्रिंट है, 80 नहीं 78 थे। ठीक है, 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। ठीक है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करी थी इन्होंने? 390 किलोमीटर की लगभग दूरी तय करी थी। ठीक है, और ये नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो ये 24 दिन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। दूरी की बात करें, किलोमीटर कितनी थी? ये 390 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2019 का है। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया था?
क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये जब नमक कानून इन्होंने दांडी में जाकर के तोड़ा था, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। पिछला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसमें आंसर जो है साबरमती दे रखा है, जो कि गलत है। सही आंसर दांडी होना चाहिए था। ठीक है, बाकी देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी साबरमती माना, जो गलत है। ठीक है, सही क्या है? दांडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की। तो ये 241 मील के लगभग दूरी तय की थी। ठीक है, किलोमीटर की बात करें तो 390 किलोमीटर लगभग। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की जो दूरी है 41 मील की दूरी, ठीक है, उन्होंने 24 दिनों में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहाँ विश्राम करते थे वहाँ जनसमूह को संबोधित करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये चौकीदारी कर जो था, इसका विरोध किया था। 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ पे होती है? सारण जिले में 6 अप्रैल 1930 को। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। तो पहला जिला सारण और चंपारण। ठीक है, बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था चौकीदारी कर। क्या हो जाएगा? चौकीदारी कर, इसका विरोध किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मलबा भी नहीं होगा, विकास भी नहीं और हाथी भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता से कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्ट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना। ठीक है, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के आर्थिक राहत आदि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती मीरा देवी और कुमारी गौरीदास। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा। इसके अलावा भी और अन्य महिलाओं ने भाग लिया था, उनके नाम देख लेते हैं। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, सीसीदास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, साहिवाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। कब की थी? 1932 में। तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो 6 अप्रैल की बात कर रहा है चंपारण में। तो चंपारण में किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे। कौन कौन से? सारण और चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं थोड़ा। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हटे थे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये देखो री एग्जाम में पूछा गया है 2020 में 65वीं बीपीएससी में। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया? ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर की बात करें तो महादेवलाल सराफ ने किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना क्षेत्र की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। इन महिलाओं में सरला देवी थी, प्रभावती देवी थी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी। ठीक है, ये प्रमुख हैं। और प्रभा देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है, कहाँ की? पटना की। कौन? प्रभावती देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से। ठीक है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और इसके अलावा आगे देखते हैं, ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन है, गांधी इरविन जो पैक्ट था उससे संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? ये 1931 को हुआ था। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। तो इस समझौते के अनुसार क्या था, देखते हैं। पहला पॉइंट है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। पहली बात तो यह है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई थी। दूसरा पॉइंट है हमारा, सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश हो। और तीसरा क्या था, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हो। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे गांधी इरविन पैक्ट के। और इसके अलावा 4 नंबर का पॉइंट है हमारा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए कानून बनाने की अनुमति मिले। और 5वां था, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई
परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये इसके कुछ समझौते के तथ्य थे। इसके अलावा आगे देखते हैं गांधी और इरविन के बीच के। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा 1931। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 19/12/2023 को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे। किसने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य से सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी किसने दी? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो 2003-04 में प्री में पूछा है, 46वीं बीपीएससी में। क्वेश्चन है हमारा 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? ये बहुत बार अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन, इरविन गांधी समझौता। ठीक है, 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ फैक्ट भी हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब हुई? मई 1930 को। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कब? नवंबर 1930 में। कहाँ पे? लंदन में। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? टोटल 89 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह और मजीठिया इत्यादि। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा है 11 में और 15 में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में हुआ था वो तीसरा था। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को शुरू होता है और 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। कब शुरू होता है? 12 नवंबर 1930 को, और कब से कब तक? 13 जनवरी 1931 तक चलता है। कहाँ पे? लंदन में। आगे देखते हैं, जिसमें भारतीय उदारवादी दल जो हैं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में लंदन में 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक चला। कब?
7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से और 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी, इन्होंने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? नहीं पूछ रहा है, तो भाग किस में लिया था ये पता होना चाहिए। द्वितीय में भाग लिया था और प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। तो इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? तो ये दलितों के पृथक मतदान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, और जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो ये लंदन से। इसकी डिटेल देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई पहुंचे। भाग कब लिया था? 7 दिसंबर 1931 को। ठीक है, और 28 दिसंबर 1931 को वहाँ से चले आए। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के समय। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये पूना पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। जो भी पूछे गए वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है इसका, हेड मास्टर और स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है बीपीएससी में। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते में को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। पूना पैक्ट क्या है? अंबेडकर साहब जो हैं दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, गांधी जी इसके खिलाफ थे, तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, अनशन पर बैठने के बाद में फिर उसके बाद जब अनशन अंबेडकर साहब को मना लिया तो अनशन को तोड़ा था, और इसकी मध्यस्थता जो है किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थीं? सांप्रदायिक अवार्ड में 71 थी, बाद में पूना पैक्ट के बाद 147 हो गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 इसमें लिखा है, कहीं कहीं 147 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15 और पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20 कर दी गई। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 148 है, लेकिन कहीं कहीं 147 मिलती है देखने को। इसके अलावा साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गईं। कितनी? 18%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो ये किसके द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। कब? 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों से, ठीक है, गठन किया गया। इसके बाद इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल हुए। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है 1934 में पटना में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बिहार से है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है 1934 यानी कि 1934 में गठन हुआ था। वर्ष 1934 में कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल की स्थापना हुई। कालांतर में यह दल कांग्रेस से पृथक हो गया। इस दल के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, श्री अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया इत्यादि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कब हुई थी? ये पटना में हुई थी और वर्ष 1934 में पटना में होती है। कांग्रेस 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। किसको? अखिल भारतीय समाजवादी दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष कौन सा था वो? 1934। ये देखो कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 97, 98 में भी पूछा गया, इससे पहले 2000 में आया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये कांग्रेस समाजवादी से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थोड़ा जान लेते हैं इसका। कांग्रेस समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। स्थान पटना। संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। पिछला क्वेश्चन में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अन्य सदस्य में अशोक मेहता आ जाएंगे, अच्युत पटवर्धन हो जाएगा, मीनू मशानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास हो जाएगा, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े, कब जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किससे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन संस्थापक थे? जयप्रकाश नारायण। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और जब तक बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आपके लिए प्री PYQ की सीरीज ये चलती रहेगी। और हम तो कोशिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चन जो हैं जल्दी से जल्दी कवर करा दिए जाएं, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन है इसमें करीब 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से भी करीब 18 से 20 ही क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के बाद में पहले हिस्ट्री से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी इससे यहाँ से भी 18 से 20-22 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद साइंस देखेंगे। साइंस में भी बायोलॉजी। साइंस में क्या? बायोलॉजी से भी करीब 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग पहले कवर करेंगे। फिर इसके अलावा पॉलिटी हो गया हमारा, EVS हो गया, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि के जो भी क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।